इतिहास की 12 की बुक जिसका नाम है गांधी जी की राजनीति में भूमिका या भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका। इसमें हम गांधी जी की भागीदारी को देख रहे हैं कि उन्होंने राजनीति में रहकर राजनीति के लिए क्या क्या किया और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, और उस समय जब गांधी जी की राजनीतिक भूमिका रही उसमें क्या क्या राजनीतिक गतिविधियाँ घट रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हम बात कर रहे थे उस समय होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में, जिसकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। और इसके बाद हम आ गए थे साइमन कमीशन में कि साइमन कमीशन क्या था। तो 1919 ईस्वी का जो भारत मॉन्टेग्यू जेम्स कोड सुधार अधिनियम था उसमें ये कहा गया था कि कुछ प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की जाए, और इस तरह से बहुत सारी बातें उसमें कही गई थी जिन बातों से भारतीय नाराज़ थे और भारतीय इससे सहमत नहीं थे। और फिर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत में आकर भारत की राजनीतिक स्थिति की पड़ताल करेगी और उसमें जो सुधार लाने होंगे वो सुधार लाएगी। तो चूँकि इस कमीशन को 1929 में आना था, पर यह कमीशन कुछ कारणों से समय से पूर्व ही आ गया 1927 ईस्वी में। इस कमीशन के भारत आने पर हर जगह इस कमीशन का विरोध हुआ, हर जगह साइमन कमीशन वापस जाओ इस तरह से नारे लगाए गए। तो कमीशन का विरोध जरूर हो रहा था, लेकिन कमीशन के विरोध की वजह थी कुछ और। वजह समय से पूर्व आना इसका नहीं था, बल्कि इसकी वजह ये थी कि ये जो कमीशन था इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, और ये 6 के 6 सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे। इस कमीशन में एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था, जो कि भारतीयों को अपना अपमान लग रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि अगर हमारे लिए संविधान बनाया जा रहा है, अगर हमारे लिए सुधारों की बात की जा रही है तो इसमें हमारे देश के लोगों का होना ज़रूरी था, लेकिन चूँकि हमें इसमें शामिल नहीं किया गया इसलिए ये हमारा अपमान था और हमें हमारे देश के संविधान बनाने के अधिकार से वंचित करना था। तो लेकिन फिर भी इस कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की अपने सर्वे करने के बाद, और उस रिपोर्ट में क्या क्या बात कही गई और उस रिपोर्ट में क्या क्या सुधारों की बात की कही गई उसमें हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात जो उसमें कही गई वो कहा गया कि ये द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यह असफल हो गया था। 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार में जो था प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें द्वैध शासन को समाप्त करने की बात कही है। फिर क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की जाए। अब प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात कही गई, मतलब प्रांतों को अपने कानून खुद बनाने के अधिकार दिए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा तीसरा कि मताधिकार को विस्तृत किया जाए, परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त नहीं किया जाए। ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात है, इसी बात पर जो है साइमन कमीशन का विरोध फिर बाद में किया गया, और इसमें सुधार की जो बात कही गई उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि मताधिकार को जरूर विकसित कर दिया गया था, लेकिन सांप्रदायिक चुनाव का की जो बात कही गई वो भारतीयों को तोड़ने की बात थी। वो भारतीय की एकता और अखंडता पर एक तरह से प्रहार था, इसीलिए इसकी अवहेलना की गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, ये सही था। सेना का भारतीयकरण किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि बर्मा को भारत से तथा सिंध को बम्बई से पृथक कर दिया जाए। उसके बाद एक और बात कही गई कि इंडिया काउंसिल को यथावत रखा जाए, लेकिन इसकी शक्ति में कमी की जाए। तो ये जो 7 बातें कही गई है साइमन कमीशन की रिपोर्ट में, इसको आप लोगों को याद करना है, क्योंकि जब भी साइमन कमीशन पे क्वेश्चन आए या साइमन कमीशन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जाए तो आपको उसकी भूमिका तो बतानी ही है, लेकिन ये जो बातें कही गई है उसमें इसे ज़रूर लिखना है, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। मूल्यांकन के तौर पे कहा जा सकता है कि रिपोर्ट का वास्तविक उद्देश्य स्वायत्त शासन को टालना था, लाना नहीं बल्कि उसको टालना था। यह स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज सांप्रदायिक निर्वाचन ही जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन करके वो भारतीयों की एकता को तोड़ना चाहते थे, उन्हें हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में उलझाना चाहते थे, ताकि वो अपने हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उलझे रहें और ये अपना शासन यहाँ पर करते रहें। इसीलिए रॉबर्ट्स ने लिखा, जो है राइटर हैं, उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट सदैव भारतीय सरकारी पत्रों में एक महत्वपूर्ण अभिपत्र रहेगा। दूसरी ओर भारतीयों ने इसकी कटु आलोचना किया, और सर स्वामी अय्यर ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट रद्दी के कागजों के ढेर में रखने योग्य है। सर शफात अहमद खान ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी योजना भारतीयों के किसी वर्ग को स्वीकार नहीं हो सकती थी। इसने राजनीतिक असंतोष को दूर करने के बजाय स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट ने भारतीयों से नए उत्साह और जोश का संचार जरूर हुआ था। तो ये थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर हम देखेंगे कि कैसे इस कमीशन का विरोध किया गया, और फिर साइमन कमीशन के विरोध के बाद नेहरू रिपोर्ट आता है।
तो हम चलिए उस पर बात करते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार से सरकार क्षुब्ध थी। भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड ने लॉर्ड सभा में यह घोषणा की कि कमीशन का बहिष्कार भारतीयों के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था, क्योंकि उनमें आपसी मतभेद इतने अधिक थे कि वे एक सर्वमान्य संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। सॉरी, देखिए, जो लॉर्ड बर्केनहेड हैं, उन्होंने जब देखा कि साइमन कमीशन को भारतीयों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने इसको भारतीयों के लिए बेवकूफ़ी भरा काम बताया कि ये भारतीयों की एक बेवकूफ़ी भरा काम था। और वो भारतीयों को इतना नकारा समझते थे कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भारतीयों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपने लिए कोई ऐसा संविधान का निर्माण कर सके जिसे भारत के हर वर्ग मान ले। और वो ये कहना चाहते थे कि भारतीयों के लिए ये एक कड़ी चुनौती है, भारतीय कभी ये कर ही नहीं सकते। 1928 ईस्वी को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मतभेद के कारण और निर्णय की स्थिति बनी। अगला जो सम्मेलन हुआ वो फिर से मुंबई में हुआ 1928 ईस्वी में, जिसमें मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। और इसी कारण उस सम्मेलन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उस रिपोर्ट को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी वो इस प्रकार हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को तात्कालिक रूप से औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए। स्वराज मतलब भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश ही रहे, औपनिवेशिक स्वराज है इसलिए भारतीय ब्रिटिशर्स का उपनिवेश ही रहे, लेकिन भारत में शासन का अधिकार भारतीयों को दे दिया जाए। इस तरह से स्वराज की तुरंत उन्हें मांग की। फिर उन्होंने कहा कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। प्रांतियों में जो उन्होंने स्वायत्ता की स्थापना की थी, उससे ये लोग नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि प्रांतों को पूरी तरह से उत्तरदायी शासन की स्थापना वहाँ पर होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो, गवर्नर जनरल वैधानिक प्रमुख हो और संसदीय शासन प्रणाली हो वहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि संविधान संघीय व्यवस्था का हो। फिर कहा गया कि संविधान की व्याख्या के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। तो ये सारी बातें जो है नेहरू रिपोर्ट में कही गई, और इन बातों को भी आपको याद रखना है। जब नेहरू रिपोर्ट पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताने के बाद ये सारी सिफारिशें जो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी उन्हें भी आपको बताना पड़ेगा। इस रिपोर्ट का अपना विशेष महत्व है क्योंकि स्वतंत्र भारत का संविधान बहुत हद तक इस पर आधारित था। हालांकि 1935 ईस्वी का जो शासन अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम था, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, उससे बहुत सारी बातें हमारे आज के संविधान में ली गई है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी उससे भी काफ़ी कुछ आज के संविधान में लिया गया है। अब देखें कि इस रिपोर्ट की क्या हुआ। परंतु मुस्लिम लीग और अन्य वर्गों द्वारा इस रिपोर्ट का विरोध किया गया। इससे अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर जकारिया के अनुसार यह एक उच्च कोटि की रिपोर्ट थी। जब नेहरू रिपोर्ट का भी विरोध हुआ और इसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया, तो डॉक्टर जकारिया ने कहा कि यह एक उच्च कोटि की रिपोर्ट थी जिससे राजनीतिक बुद्धिमत्ता का आभास मिलता है। इस रिपोर्ट में भारत की सभी प्रकार की समस्याओं पर विचार करने का और उनका हल ढूंढने का प्रयत्न किया गया था। भारत के वर्तमान संविधान की मुख्य धाराएं इस रिपोर्ट पर आधारित हैं। यदि ब्रिटिश सरकार इस पर विचार करती और इसे लागू करने का प्रयत्न किया जाता तो इसी वर्ष भारतीय समस्या का समाधान हो सकता था, परंतु सरकार ने इसे बहुत प्रगतिशील और क्रांतिकारी कहकर अस्वीकार कर दिया। सर सफ़ात अहमद खान ने भी कहा था कि रिपोर्ट ने हमारे सामने एक आदर्श स्थापित किया था, परंतु नेहरू रिपोर्ट अपने वास्तविक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइमन कमीशन जो है वो भी असफल हो गया, क्योंकि उसकी एक तो उसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, ये उसके विरोध का एक कारण था। और दूसरे विरोध का कारण था कि उसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा देने की बात की गई थी, उससे भी भारतीय नाराज़ थे, और इसी कारण से साइमन कमीशन को भी अस्वीकार कर दिया गया। तो साइमन कमीशन भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। इसके बाद आया नेहरू रिपोर्ट, चूँकि साइमन कमीशन के विरोध के बाद ब्रिटिशर्स ने या फिर अंग्रेजों ने भारतीयों का यह कहकर अपमान किया था कि भारतीयों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपने लिए एक ऐसा संविधान बना सके जो भारत के हर वर्ग के लिए मान्य हो। तो ये एक चुनौती थी भारतीयों के लिए, और इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया। और फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इस नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई थी जो कि तत्कालीन परिस्थिति में बेस्ट थी, लेकिन फिर भी उसका कुछ बातों के कारण विरोध हुआ। और सरकार को तो मौका चाहिए था, सरकार को मौका मिल गया, क्योंकि इसे भारत के हर वर्ग ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए सरकार ने भी इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। और फिर ये रिपोर्ट जो है वो धारा का धारा रह गया। इस तरह से नेहरू रिपोर्ट भी अपनी कोई जो है साकार नहीं हो सका, और नेहरू रिपोर्ट भी असफल हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। पूर्ण स्वराज की मांग के बाद क्या होता है ये हम देखेंगे, और फिर हम आगे बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।